तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पोषण को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। पोषण का PYQ भी कर चुका था। आज हम लोग श्वसन को स्टार्ट करेंगे। श्वसन होता क्या है, श्वसन क्या कैसे होता है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए भी हम पढ़ रहे हैं और श्वसन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग श्वसन के बारे में क्या जानते हैं? मैंने ये रखता है कि आप लोग श्वसन के बारे में क्या जानते हैं। आप लोगों ने श्वसन के बारे में, मुझे उम्मीद तो लगता है जानते होंगे, सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना। आप इससे आगे श्वसन के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन यह गलत है। यदि आपको कोई बोले श्वसन का मतलब सांस लेना या सांस छोड़ना होता है तो वो पूर्ण रूप से गलत है। यदि आपको कोई भी श्वसन का मतलब सांस लेना या सांस छोड़ना बता रहा है तो वो गलत है। तो फिर श्वसन होता क्या है, श्वसन का असली मीनिंग क्या है ना। तो आज का क्लास मेरा यही है। आज हम लोग बस इस शब्द के बारे में जानेंगे, श्वसन क्या है, श्वसन कैसे होता है। आज हम लोग बस इतना ही जानेंगे, है ना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं श्वसन के बारे में। किसके बारे में जी? श्वसन के बारे में जानते हैं। श्वसन जो है, श्वसन एक क्रिया है, श्वसन एक काम है। श्वसन जो है वो एक क्रिया है, श्वसन एक काम है। श्वसन से जो है, श्वसन से जो है हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। श्वसन से जो है हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। जी ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे बनती है? श्वसन से। हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बनती है? श्वसन से। हम तो पढ़े, हम जब खाना खाते हैं तब हमारे शरीर में ऊर्जा आता है। हम तो बस इतना ही जानते हैं। तो फिर ये श्वसन से कैसे ऊर्जा बनता है? आपके मन में तो ख्याल आया होगा, अरे क्वेश्चन तो आया होगा आपके मन में कि श्वसन से ऊर्जा कैसे बनता है। तो चलिए जानते हैं। श्वसन एक प्रोसेस है। श्वसन क्या है जी? तो एक श्वसन एक प्रोसेस है। श्वसन एक प्रोसेस है जिसमें कि यदि हम खाना खाते हैं, तो वो खाना हमारे शरीर में गया, शरीर से हमारे कोशिका में गया ना, शरीर से हमारे कोशिका में गया और वो ग्लूकोज बना, कोशिका में जाके ग्लूकोज बना। भोजन मतलब ग्लूकोज ही ना जी, अरे भोजन मतलब ग्लूकोज ही ना। तो वो जाके ग्लूकोज बना, C6H12O6, वो जाके हमारे शरीर में क्या बना? ग्लूकोज बना। फिर हम सांस लिए, सांस लेने के दौरान हमारे शरीर में तो वायु गया। अरे सांस लेने के दौरान हमारे शरीर में केवल ऑक्सीजन गया तो नहीं, हमारे शरीर में जो है पूरा का पूरा वायु गया। हमारे शरीर में वायु गया, उस वायु के साथ ऑक्सीजन भी गया, हमारे शरीर में ऑक्सीजन भी गया। लेकिन कोशिका में जो है केवल और केवल ऑक्सीजन जाएगा। कोशिका में जो है केवल और केवल ऑक्सीजन जाएगा, ना कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य प्रकार की गैस जाएगी। हमारे शरीर के अंदर तो सभी गैस गई है। हमारे शरीर के अंदर जो है भाई वायु होता ही क्या है? सभी गैसों का मिश्रण। वायु क्या होगा जी? सभी गैसों का मिश्रण। वायु होगा सभी गैसों का मिश्रण। वायु होता ही है सभी गैसों का मिश्रण। लेकिन हमें तो ऊर्जा बनाने के लिए केवल और केवल क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऊर्जा बनेगा कहाँ पे? तो ऊर्जा जो बनेगा वो बनेगा कोशिका में। कोशिका में भी कहाँ पे जी? तो कोशिका में भी कोशिका अंग के माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि आप वर्ग 9वीं पढ़े होंगे, वर्ग 9वीं का पहला चैप्टर ही है बायो का, जीव विज्ञान का, कोशिका सेल। उसमें आप लोग कोशिका अंग के बारे में जाने होंगे, कोशिका अंग के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाने होंगे। जी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? उसी माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन जाने के बाद ग्लूकोज बना और वायु जो लिए हम श्वास क्रिया के द्वारा, सांस जो लिए उसमें जो वायु जो गया हमारा, वायु जो गया उस वायु में ऑक्सीजन गैस भी था,
उस वायु में ऑक्सीजन गैस भी था। तो केवल और केवल हमारे शरीर में जो है, हमारे कोशिका में जो है ऑक्सीजन गया। तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा जी, आपके मन में एक प्रश्न आया होगा जी, केवल और केवल ऑक्सीजन ही कहा जाएगा, सब गैस कहा न जाएगा? अरे है ना, क्वेश्चन उठना जायज है कि आप सर कोशिका में जो है, कोशिका में केवल और केवल ऑक्सीजन ही कहा जाएगा, अदर गैस कहा नहीं जाएगा। तो केवल और केवल आप लोग ये पढ़े होंगे, कोशिका जो है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है कोशिका में, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है। तो आप लोग ये भी पढ़े होंगे वर्ग 9वीं में ही कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को ही चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को ही चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को ही चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। यदि आप लोग कोशिका के बारे में डिटेल में या अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे शिक्षक से पढ़े होंगे, तो आपको वो बताए होंगे कि कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं, कोशिका झिल्ली को जो है हम चयनात्मक झिल्ली कहते क्यों हैं। यदि आप लोग 9वीं में अच्छे शिक्षक से पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा कि कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं। सुनिए, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली जो है कोशिका में सभी चीजों को अंदर जाने या बाहर नहीं आने देता है। कोशिका झिल्ली जो है केवल चुन चुन के, भाई तुम ऑक्सीजन है तो अंदर जाएगा, तुम नाइट्रोजन है तो हम नहीं जाने देंगे तुमको, वो चुनने का काम करता है, इसीलिए उसको हम चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो है केवल और केवल ऑक्सीजन, केवल और केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानता है। भाई ऑक्सीजन को घुसने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने देगा, बाकी वो किसी को नहीं पहचानता है। वो बाकी सभी को शरीर में तो रखता है लेकिन कोशिका में नहीं जाने देता है। हम जब सांस लेते हैं परश्वास क्रिया के द्वारा तो वायु तो लेते हैं, वायु में सभी गैस गया, लेकिन कोशिका में जो है केवल और केवल ऑक्सीजन घुसा। क्या घुसा जी? ऑक्सीजन घुसा। तो आपको हम बता रहे थे कि श्वसन में जो ऊर्जा कैसे बनता है ना जी, श्वसन में ऊर्जा कैसे बनता है। देखिए, जब हम खाना खाए तो हमारे शरीर में क्या गया? ग्लूकोज गया, ग्लूकोज गया C6H12O6, ये ग्लूकोज गया है ना। ग्लूकोज टूट के पायरूवेट हुआ। पायरूवेट क्या होता है वो भी हम जानेंगे, आगे जानेंगे पायरूवेट क्या होता है। इसमें यदि ऑक्सीजन गया वो भी भरपूर मात्रा में, किस मात्रा में जी? तो भरपूर मात्रा में। यदि इसमें ऑक्सीजन गया तब बनता है ऊर्जा। क्या बनेगा जी? ऊर्जा। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल भी थोड़ा मात्रा में बनता है, थोड़ा बहुत जो है वो जल भी बनता है, थोड़ा बहुत, है ना जी। तो भाई श्वसन तो जान गए, श्वसन होता ही है बस ऊर्जा बनाना। श्वसन का काम ही क्या है जी? ऊर्जा बनाना। वैसा क्रिया जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है उसी को हम क्या कहते हैं जी? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? श्वसन कहते हैं। और एक बात चलिए और जानते हैं इसके बारे में, श्वसन के बारे में जानते हैं। चलिए, श्वसन में जो है हम जब वायुमंडल में उपस्थित वायु से जो हम परश्वास क्रिया के द्वारा अंदर जो लेते हैं, अपने अंदर जो वायु लेते हैं, तो हमारे अंदर जो है बुआरे नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन जो है 78% लेते हैं। नाइट्रोजन कितना लेते हैं जी? 78% लेते हैं। और ऑक्सीजन वो जो है हम लोग 21% लेते हैं जी, 21% लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 0.03% लेते हैं, मतलब नहीं के बराबर 0.03% लेते हैं। ये जो है हमारा लेते वक्त का है। क्या चीज जी? अरे लेते वक्त का है। और आगे चले, आगे
जब हम छोड़ते हैं वो, अरे नाइट्रोजन का तो हमारे शरीर में कोई काम है, नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम है नहीं है, तो हम नाइट्रोजन को यूं ही छोड़ देते हैं। N2 जब छोड़ते वक्त तो N2 का उतना ही रह जाएगा, 78% ही। लेकिन ऑक्सीजन का तो काम है, ऑक्सीजन का तो काम है, तो ऑक्सीजन लिए किस प्रतिशत, लेकिन छोड़ेंगे केवल और केवल 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिए कितना जी, 0.03%। लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ेंगे 4 से 4.6% तक, है ना। ये जो है हमारा ये छोड़ने का है ना। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, इस तक इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना में कोई समस्या नहीं होगा, है ना। और एक बात आगे बढ़ जानते हैं जी। श्वसन क्रिया में जो है, श्वसन क्रिया एक अपचायी अभिक्रिया है। यह आप लोग जाने होंगे उपचायी और अपचायी के बारे में। जब विखंडन होगा किसी भी बड़े यौगिक का तो अपचायी होगा, और जब विखंडन नहीं होगा तो उपचायी होगा। हम यहाँ पे देखे श्वसन क्रिया में कि ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है जी, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है जी, ग्लूकोज का यहाँ पे देखिए ना विखंडन हो रहा है जी। तब ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और ऊर्जा बना, वो भी ATP के रूप में ऊर्जा बनता है। और विखंडन हुआ ना, विखंडन होगा तो क्या हो जाएगा, अपचायी। क्या हो जाएगा, अपचायी। और एक प्रश्न कि श्वसन अंग, यदि आपसे पूछे श्वसन अंग कौन सा है हमारे शरीर में, श्वसन अंग, किसी के मन में ख्याल आया होगा नाक का है कि हम नाक से लेते हैं ऑक्सीजन गैस या वायु। किसी के मन में ख्याल होगा मुंह, हम मुंह से भी तो लेते हैं, लेकिन नाक और मुंह कुछ नहीं हो, दोनों में से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा, फेफड़ा। तो क्या होगा जी, फेफड़ा। क्या होगा जी, फेफड़ा। और ये जो श्वसन अंग है फेफड़ा, वो स्तनधारी जीवों के लिए है। किसके लिए जी, स्तनधारी जीवों के लिए। अब आप सबके मन में एक ख्याल आया होगा, एक प्रश्न आया होगा, स्तनधारी जीव क्या होता है। तो वैसा जीव जो अपने बच्चे को दूध पिला सके, जो अपने बच्चे को दूध पिला सके, वैसा जीव जिसके पास स्तन हो। क्या हो, स्तन हो। जिससे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी को क्या बोलते हैं, स्तन। क्या बोलते हैं जी, स्तन। तो वही हो गया स्तनधारी जीव, है ना। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। श्वसन है क्या, श्वसन है क्या। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव कोशिकाओं के भीतर भोजन अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त करता है। उसे ही क्या कहते हैं, श्वसन कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। ये रहा आपका रिएक्शन, अभिक्रिया। ग्लूकोज लिए ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना जी, जल बना जी, और मुख्य रूप से ऊर्जा बना ATP के रूप में। क्या बना मुख्य रूप से जी, तो ऊर्जा बना ATP के रूप में, है ना। और एक डिफिनेशन इसका देखिए आसान और अच्छे तरीके में जी अपने सबके लिए, है ना। वैसा क्रिया जिसमें जीवों के शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसमें जीवों के शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं, श्वसन। क्या कहते हैं जी, श्वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं इसके बारे में। ग्लूकोज कोशिका में श्वसन के लिए मुख्य ईंधन है। हम ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, ये भी हम जाने थे। और एक बात, स्तनधारियों का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा यानी कि लंग्स। इसके बारे में हम तुरंत जाने हैं। और एक बात, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचायी या अपचायी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचायी। आप लोग उपचायी और अपचायी में कंफ्यूज ना होइएगा, उपचायी और अपचायी में कंफ्यूज ना होइएगा।
उपचायी और अपचायी दोनों का दोनों अलग वर्ड है। उपचायी और अपचायी दोनों का दोनों अलग वर्ड है ना जी। आगे बढ़ते हैं, एक और ऑब्जेक्टिव देखिएगा, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी दो मुख्य चीजें मुक्त होती है। मतलब श्वसन की क्रिया में क्या क्या बनता है जी, ऊर्जा और उष्मा, दोनों का दोनों हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि ऊर्जा ना होगा तो हम जिंदा ना होंगे। और उष्मा मतलब शरीर को गर्मी कौन प्रदान करता है जी, तो श्वसन। अरे आदमी मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है। आप लोग सुने भी होंगे, आदमी मर गया है उसका शरीर ठंडा हो गया, अभी जिंदा है मतलब शरीर में पूरा गर्मी भरल है, शरीर में पूरा गर्मी भरा हुआ है ना जी। अगला ऑब्जेक्टिव है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6 ये आप लोग छठा सतमा में ही जान चुके होंगे। अगला ऑब्जेक्टिव है, कोशिका के अंदर ग्लूकोज टूटने से ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कोशिकीय शोषण, डायरेक्ट शोषण भी हम बोल सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्लूकोज का दहन कहाँ होता है जी, तो कोशिका में। ग्लूकोज का दहन कहाँ होता है जी, कोशिका में। ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब बताएं अभी तुरंत। वायुमंडल में नाइट्रोजन यानी N2 की मात्रा कितना प्रतिशत होता है, 78%। अगला ऑब्जेक्टिव, श्वसन के दौरान नाइट्रोजन यानी N2 का प्रतिशत में क्या परिवर्तन होता है। भाई नाइट्रोजन जो है वो गया और आ गया, नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं था, तो श्वसन के दौरान नाइट्रोजन का कोई परिवर्तन नहीं होगा। 78% लिए और 78% छोड़ दिए, ले भाई आ और जा, तुम्हारा कोई काम नहीं, आओ सनम जाओ सनम, आओ सनम जाओ सनम। कौन जी, तो नाइट्रोजन। कौन जी, तो नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, सांस लेते समय हम 21% ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है 21% ग्रहण करते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन जो है हम 17% ही छोड़ते हैं। कितना प्रतिशत जी, 17%। अगला है, वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% ही है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो वायु कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% ही लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो 4 से लगभग 4.6% के बीच में छोड़ते हैं, है ना जी। 4 से 4.6% के बीच में छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे वह कौन सी मुख्य गैस है जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा उत्पादन के लिए करता है और छोड़ी गई हवा में उसकी मात्रा कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन जी। ऊर्जा बनाने के लिए तो ऑक्सीजन ही ना, और जब हम छोड़ते हैं, जब हम श्वसन क्रिया के बाद छोड़ते हैं तो क्या ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, अरे कम होगा ऑक्सीजन की मात्रा, हाँ जी कम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है इस ऑब्जेक्टिव में, इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए अब अपने सब आगे बढ़ते हैं, अपने सब आगे बढ़ते हैं। आगे श्वसन में मुख्य रूप से उत्पाद के रूप में क्या बनता है, उत्पाद के रूप में क्या बनता है, उत्पाद क्या है ना, मुख्य उत्पाद क्या है, यह सब हम पोषण में जान चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो आप लास्ट प्लेलिस्ट पोषण का खोलिए, और मैंने पोषण को 10 लेक्चर में पूर्ण रूप से और अच्छे तरीके से समाप्त कर दिया है। जाइए और पोषण को अच्छे तरीके से देखिए। लेक्चर नंबर 10 में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखा है पोषण का, तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चलेंगे। एक भी क्वेश्चन को अपने सबको नहीं छोड़ना है ना जी। अगला ऑब्जेक्टिव है, श्वसन क्रिया में उत्पाद या सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मुख्य उत्पाद के रूप में ऊर्जा, और उत्पाद या सह उत्पाद के रूप में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में किस अणु का विखंडन होता है, तो भाई ग्लूकोज टूटा तबे न ऊर्जा बना जी, तो किसका विखंडन हुआ, ग्लूकोज का। किसका विखंडन हुआ, ग्लूकोज का। आगे बढ़ते हैं, आगे एटीपी के बारे में जानते हैं। एटीपी क्या है, जब हमारे शरीर में ये देखिए ना जी रिएक्शन,
ये देखिए ऊर्जा बना, ऊर्जा किसके रूप में बना, एटीपी के रूप में। तो आपसे यदि पूछे एटीपी है क्या, यदि आपसे कोई पूछे एटीपी है क्या, तो चलिए एटीपी के बारे में जानते हैं पूरे डिटेल में। एटीपी के बारे में डिटेल में जानते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है ना। एटीपी मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर बना होता है। पहला नाइट्रोजन बेस एडिनिन से, दूसरा शुगर यानी राइबोज, एक 5 कार्बन वाली चीनी होती है उसी को राइबोज बोलते हैं, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप यानी 3 फॉस्फेट समूह जो एक श्रृंखला में जुड़ा होता है। इससे क्या बनता है जी, एटीपी। क्या बनता है जी, एटीपी, है ना। चलिए एटीपी के बारे में और जानते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो एटीपी का निर्माण कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया के दौरान एटीपी का संश्लेषण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसी को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा गृह। क्या बोलेंगे जी, ऊर्जा गृह। या नहीं तो इसी के कहीं कहीं पे लिखा हुआ होता है बिजली घर, बिजली घर। समझे। एटीपी का निर्माण कहाँ होगा जी, तो हमारे शरीर के कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होगा जी, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा कैसे मिलता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा तो बन गया, लेकिन एटीपी से ऊर्जा मिलेगा कैसे हमारे शरीर में, एटीपी से ऊर्जा मिलेगा कैसे हमारे शरीर में, डिटेल में जानते हैं। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। जब कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो एटीपी एक फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है। तो एटीपी का एक फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है, और इस प्रक्रिया को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। जब एटीपी से ऊर्जा का काम पड़ता है हमारे शरीर को, तो वहां से एटीपी का एक बॉन्ड टूट जाता है, उसी को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। जब एक फॉस्फेट अलग होता है तो एटीपी को हम एडीपी कहते हैं, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। तभी ट्राइफॉस्फेट था, मतलब 3 फॉस्फेट। अब क्या हो गया, एक बॉन्ड टूटने से हो गया डाइफॉस्फेट, अर्थात 2 फॉस्फेट। कितना फॉस्फेट जी, 2 फॉस्फेट। आगे देखिए इसका रिएक्शन, एटीपी प्लस जल मिला तो क्या बना जी, एडीपी, पीआई और एनर्जी। मुख्य रूप से हमारे शरीर में एनर्जी का ही काम होता है। यहाँ पीआई का अर्थ जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, पीआई का अर्थ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आज हम लोग श्वसन के बारे में डिटेल में जाने। श्वसन क्या है, मुख्य रूप से तो हम श्वसन का परिभाषा जाने ना जी। और हम लोग एटीपी श्वसन में जो ऊर्जा बना, वो ऊर्जा जो एटीपी के रूप में बना, तो उस हम एटीपी के रूप में जाने। यदि बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा का मुद्रा किसे कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, तो क्या होगा जी, एटीपी। क्या होगा जी, एटीपी। एटीपी के बारे में भी हम क्लियर रूप से डिटेल में जान चुके हैं, है ना। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी के अगले पार्ट में, नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।